Hello friend, welcome back to our channel and good evening all of you. Today we will discuss a very important thinker और उनका नाम है अरस्तु। तो आज इस वीडियो में हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में से यानी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है उनमें से एक इम्पोर्टेंट थिंकर है अरस्तु। उनके बारे में जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जैसे उनकी बुक्स, उनके कुछ कोटेशन जो कि आपके काफी इम्पोर्टेंट है और उनके कुछ कॉन्सेप्ट। ये आपकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है अरिस्टोटल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उनके जनक भी आपका अरस्तु को माना जाता है, जैसे कि जो आपके जीव विज्ञान है उसके जनक भी माने जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा सम अदर जो सब्जेक्ट है उसके। इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति के जनक यानी फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जनक भी आपके अरस्तु माने जाते हैं। आपको पता होगा कि इस प्राचीन काल में जब हम बात करते हैं ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर की, तो सबसे पहले जो तुलना की थी विश्व के विभिन्न देशों के संविधान की, एक देश के संविधान की दूसरे देश की संविधान की, एक देश की जो व्यवस्था है उसकी दूसरे देश की व्यवस्था से, तो वो आपका अरिस्टोटल से ही प्रारंभ मानी जाती है। और इन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। बहुत सारे देशों के जो संविधान है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका इन्होंने अध्ययन किया था। तो इस कारण से तुलना करने के कारण इनको तुलनात्मक राजनीति के जनक के तौर पे आपका जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं अरस्तु। तो ये आपके प्लेटो के शिष्य रहे हैं और प्लेटो के जो गुरु थे उनका नाम था आपका सुकरात और सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो के शिष्य थे कौन? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु थे कौन? प्लेटो। इसके अलावा अरस्तु के शिष्य जो थे आपके सिकंदर महान के बारे में आपने पढ़ा होगा, अलेक्जेंडर के बारे में हिस्ट्री में, तो वो थे। तो ये तीन आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर है, थॉट है, वहां से आपका बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और बातें जानते हैं अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु उनके जीवन और प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उनका आता है जीवन परिचय। तो ये भी सेम ग्रीक के थे और जो आपका प्राचीन ग्रीक है जिसमें एनिशियंट टाइम पीरियड पे ये आते हैं, तो वहां पे 384 ईसा पूर्व से आपके 322 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। तो 384 में इनका जन्म हुआ और 322 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, फिर आता है इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता जो कि निकोमाचस इनके पिता का नाम था और अपने पिता से ये बहुत प्रभावित थे। तो उनके व्यवहार में जो प्रैक्टिकल अप्रोच है किसी भी चीज को आपका साइंटिफिक तौर पे देखने की, प्रैक्टिकल लेने की, तो वो आपका उनके पिता से ही उनमें आई थी, क्योंकि उनके पिता जो थे आपका एक चिकित्सक थे और मैसेडोन के राजा के चिकित्सक थे कौन? उनके पिता। तो इस कारण से अरस्तु में भी बचपन से ही उनका पिता का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, हर चीज को समझने का जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी, तो वहां पे उनमें विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल एंड जो आपके साइंटिफिक अप्रोच का डेवलपमेंट भी आपका अरस्तु के अंदर होता है। तो इस कारण से इनको पॉलिटिकल साइंस के पिता के तौर पे आपका जाना जाता है। प्लेटो की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि प्लेटो जो है काफी यूटोपियन है, आपका काफी आदर्शवादी है और जो रियल में है नहीं उसकी बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कल्पनाओं में बात करते हैं। लेकिन अरस्तु ने बोला कि हमें कल्पनाओं से मतलब कल्पनाओं को छोड़ के हमें किस पे बात करनी है? प्रैक्टिकल अप्रोच पे, यानी जो आपका रियल में हो रहा है। तो इस कारण से जो वास्तविक जनक है राजनीति विज्ञान के, वो आपका अरस्तु को ही माना जाता है। इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण आपका कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे ये बात करते हैं गोल्डन मीन और गोल्डन रूल की। तो ये सबसे बोलते हैं कि सबसे बेस्ट है आपका क्या? गोल्डन मीन और गोल्डन रूल, यानी मध्यम मार्ग आपका सबसे बेस्ट है। आपको पता होगा कि जो बुद्धा वाला मार्ग है वो भी आपका मध्यम मार्ग है। तो परिवर्तन पर स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। इन्होंने हमेशा बोला कि गोल्डन मीन और गोल्डन रूल सबसे बेस्ट है, बुद्धा वाला मार्ग। ना आपको ज्यादा एक्सट्रीम होना है, ना आपको ज्यादा उच्च लेवल का होना है और ना ही सबसे निम्न। आपको हमेशा क्या करना है? 20 का
मार्ग अपनाना है। तो इन्होंने इस पे काफी फोकस किया। ये भी पूछा जाता है कि गोल्डन मीन और गोल्डन जो रूल है, स्वर्णिम जो माध्य है, वो उसका विचार किसने दिया? तो वो आपका अरस्तु ने दिया था। इसके अलावा 158 देशों के संविधानों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था और इस कारण से उनको तुलनात्मक राजनीति के जनक के तौर पे आपका जाना जाता है। तो सिकंदर महान के ये आपके गुरु रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं प्लेटो और अरस्तु की, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो प्लेटो पूरी तरह से आपके आदर्शवाद में बिलीव करते हैं, पूरी तरह से कल्पनाओं में बिलीव करते हैं और आपका पूरी तरह से यूटोपियन है, कल्पनावादी है और काल्पनिक और पूर्णता में आपका विश्वास करते हैं। आमूल परिवर्तनवादी है प्लेटो। एस्टीम की बात करते हैं, यानी बोलते हैं कि एक ही झटके में हमें पूरी व्यवस्था को खत्म करके एस्टीम, यानी मेरे को ये चाहिए तो चाहिए ही, इस तरह से। तो ये मतलब एस्टीम की बात करते हैं। इसके विपरीत अरस्तु ने बोला कि एस्टीम नहीं, आपको हमेशा क्या करना चाहिए? बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, यानी बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसके अलावा जो प्लेटो है आपके, वो आपके निगमनात्मक दृष्टिकोण, यानी जो डिडक्टिव अप्रोच होती है, जिसको आप डीसीपी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल से आपका पर्टिकुलर, यानी सामान्य से विशेष की ओर जाता है, डिडक्टिव वाला, जो कि प्लेटो फॉलो करते थे। और ये उन्होंने अरिस्टोटल, ये उन्होंने अपने गुरु सुकरात से लिया है और इसका प्रयोग सबसे पहले मतलब प्लेटो ने ही किया। उसके बाद जब हम बात करते हैं अरस्तु की, तो और से आप याद रख सकते हैं आगमनात्मक जो आपका अप्रोच होते हैं, जिसको आप कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच, आईपीजी से आप इसका याद रख सकते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर से सामान्य, यानी जनरल की ओर जाता है, यानी विशेष से सामान्य की ओर जाता है आगमनात्मक दृष्टिकोण। तो ये पूरी तरह से व्यवहारिक है, संतुलन में विश्वास करते हैं, स्वर्णिम माध्यम में विश्वास करते हैं, बीच का मार्ग अपनाने में आपका विश्वास करते हैं। कौन? एरिस्टोटल। प्लेटो जो है एस्टीम की बात करते हैं, बोलते हैं कि अगर मुझे दार्शनिक राजा बनाना है तो दार्शनिक राजा ही चाहिए, उसके नीचे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अरस्तु ऐसे है कि अगर दार्शनिक राजा नहीं हो सकता तो चलो आपका बीच का जो अच्छा है वही अच्छा है। ओके, तो इसके अलावा बात करते हैं अरस्तु की प्रमुख कृतियां। तो इनकी बहुत सारी बुक्स है आपके। तो निकोमेनियन एथिक्स इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है। इसके अलावा मेटाफिजिक्स इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें आपका तत्व मीमांसा जिसको कहते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स आपने देखी होगी, पॉलिटिक्स करके इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। इसके अलावा रेटोरिक्स करके एक इम्पोर्टेंट बुक है। इसके अलावा पॉलिटिक्स करके भी इनकी एक इम्पोर्टेंट आपका बुक है। तो इनकी बहुत सारी बुक है आपके अरस्तु की। तो ये जो निकोमेनियन एथिक्स है, वहां पे बात करते हैं कि मनुष्य तभी खुश हो सकते हैं जब वो अपने स्वभाव की क्षमताओं को उत्कृष्ट तरीके से पूरा करते हैं। तो पूछा जाता है ये कथन किसका है कि मनुष्य तभी खुश हो सकते हैं जब वो अपने स्वभाव, मानव स्वभाव की क्षमताओं को एक उत्कृष्ट तरीके से पूरा करते हैं। तो ये आपका अरस्तु का कथन है। इसके अलावा प्लेटो के जो रूपों का सिद्धांत था, यानी जो आइडिया ऑफ फॉर्म्स की थ्योरी थी प्लेटो की, उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया, उसको खारिज किया और उन्होंने बोला कि योग्य होने के अध्ययन की विशेषता पे जोर दिया। इसके अलावा सबसे प्रभावशाली और गहरा लेखन नागरिक के सदाचारी जीवन में राजनीति की भूमिका, तो इन्होंने इस पे काफी बल दिया। और पॉलिस, ये राजनीति संघ की परिभाषा के अंतर्गत इसको इंक्लूड करते हैं। फिर आता है इनका राज्य का सिद्धांत और एक प्राकृतिक सिद्धांत भी इसको माना जाता है। तो हमेशा जो अरस्तु बोलते हैं कि मनुष्य जो है स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है और कालक्रम में जो मनुष्य है वो आपका राज्य से पहले है। लेकिन तार्किक रूप से जब हम बात करते हैं तो जो राज्य है वो आपका मनुष्य से पहले है। तो बोलते हैं कि अगर हम कालक्रम ऑर्डर वाइज बात करें तो सबसे पहले मानव आया इस धरती पे और मनुष्य ने ही आपका क्या किया? राज्य बनाया। लेकिन जब हम लॉजिकली देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य पहले आया लॉजिकली रूप में, मनुष्य उसके बाद आया। तो ये आपका कथन भी पूछा जाता है, किसने बोला कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, कालक्रम से मनुष्य राज्य से पहले हो सकता है, लेकिन तार्किक रूप से राज्य हमेशा आपका पहले है।
इसके अलावा बात करते हैं व्यक्ति। व्यक्ति से आपका परिवार बनता है, परिवार से आपका समाज बनता है, समाज से आपका गांव बनता है, गांव से आपका राज्य देश बनता है। इस तरह से इसकी बात करते हैं और बोलते हैं कि वह आदमी जो बोलता है कि मैं राज्य के बिना रह सकता हूँ, मैं समाज के बिना रह सकता हूँ, वो क्या है, एक जानवर है या भगवान है। इन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसको मतलब समाज की जरूरत पड़ती है, जो बोलता है कि मुझे ना राज्य चाहिए ना मुझे समाज चाहिए, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो या तो आपका एनिमल हो सकता है यानी या कोई जानवर हो सकता है या आपका भगवान हो सकता है, वो आदमी यानी मनुष्य कदापि नहीं हो सकता है। ये इनका प्रसिद्ध कथन है, आपने बहुत जगह ये देखा भी होगा। तो ये आपका पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है हमेशा। इसके अलावा राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए जारी रहता है। ये कथन भी आपका बहुत फेमस है, आपने बहुत जगह देखा होगा कि ऐसे कौन से विचारक हैं जो बोलते हैं कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए आपका जारी रहता है। ये कथन किसका है, ये कथन किसने दिया, तो बहुत सारे थिंकर रहेंगे। तो ये कथन है आपका अरस्तु का। तो यहाँ पे आपके लिए 3 इम्पोर्टेंट कथन हो गए। किसने बोला कि मनुष्य स्वभाव से आपका राजनीतिक प्राणी है, और सबसे पहले अगर कालक्रम में देखें तो मनुष्य पहले है और लॉजिकली देखें तो राज्य आपका पहले है। फिर ये वाला आपका काफी इम्पोर्टेंट है, ये आपने बहुत जगह देखा होगा बहुत सारी चीजों में। फिर ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ से ये 3 आपका याद रखना है। फिर आता है आपका संविधानवाद और कानून का शासन। तो इन्होंने हमेशा लॉ यानी कानून के शासन, नियम कानून, संविधानवाद इस पे काफी फोकस किया है। इसके विपरीत इन्होंने जो प्लेटो का दार्शनिक राजा का जो कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने क्या बोला है कि ये आपका रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता है। तो कोई व्यक्ति जो है 50 साल तक आपका एजुकेशन ग्रहण नहीं कर सकता है, 35 साल तक, और फिर आपका 15 साल की प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं ले सकता है, क्योंकि समाज आपको 50 साल तक तो किसी को पढ़ने भी नहीं देगा। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि रियल लाइफ में आपका ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, बोला कि जो राजा है वो आपका क्या होना चाहिए, जो शासक है जो भी है वो नियम कानून संविधान से आपका बंधा होना चाहिए, उसके ऊपर नियम कानून होने चाहिए, उसके ऊपर आपका संविधान होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे शासकों द्वारा सत्ता के मनमाने दुरुपयोग से रक्षा करने के लिए आपके कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए जो कि उस पे अंकुश लगाए, उसकी शक्तियों पे। दूसरा है शासकों को कानून का सेवक होना चाहिए, जो आपके शासक है वो आपका कानून की सेवा करने के लिए आपके होने चाहिए, कानून के ऊपर आपका वो नहीं होने चाहिए। यहाँ पे प्लेटो ने माना कि दार्शनिक राजा जो है सबसे ऊपर है, कानून संविधान से भी आपका जो दार्शनिक राजा है वो ऊपर है। लेकिन अरस्तु ने इसको नकारा है, इसका विरोध किया है, इसको क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है कि राजा के ऊपर जो शासक है उसके ऊपर आपका संविधान होना चाहिए। कानून सामूहिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी इनका एक प्रसिद्ध कथन है। तो जो कानून का शासन है ये इनकी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इससे बाद में प्लेटो भी इंस्पायर होते हैं, प्लेटो भी इससे काफी प्रभावित होते हैं। तो प्लेटो बाद में अपने जो दार्शनिक राजा का जो शासन था उसको चेंज कर देते हैं। आपका बोलते हैं कि अगर दार्शनिक राजा का शासन नहीं हो पाया बाय द वे, तो आपका रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन आपका बेस्ट है। इसके बारे में वो कहाँ पे बताते हैं, उनकी एक बुक है जिसका नाम है आपका द लॉस, उसमें ये बताते हैं। क्योंकि बाद में जो प्लेटो है वो आपके अरस्तु से यानी अपने शिष्य से काफी प्रभावित हो जाते हैं, जो उनका कानून के शासन को लेकर जो विचार था, संविधानवाद को लेकर अरस्तु का जो विचार था। तो प्लेटो में हमें देखने को ये मिलता है कि प्लेटो प्रारंभ में अपने गुरु सुकरात से काफी प्रभावित थे, लेकिन बाद में वो अपने शिष्य अरस्तु से भी आपके काफी प्रभावित हो जाते हैं। तो कानून का शासन आपको काफी डिटेल्स में पढ़ना है, ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो में हम इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अच्छे शासक को विचारों की दुनिया में बुद्धिमान होने के बजाय सांसारिक ज्ञानी होने चाहिए, हमेशा सर्वोत्तम के लिए अच्छाई का त्याग नहीं करना चाहिए। ये बोलते हैं कि अच्छे शासक को विचारों की दुनिया में बुद्धिमान होने के बजाय आपका
संसारिक ज्ञानी होने चाहिए, यानी आप विचारों की दुनिया में नहीं खोए हो, आप ऐसा नहीं कहते हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कल्पना कर रहे हो। आपको इस संसार का ज्ञान होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आगे चलना है, जो कि आपका काम भी आएगा। और बोलते हैं कि हमें सर्वोत्तम के लिए अच्छाई का त्याग नहीं करना चाहिए, हमें सर्वोत्तम के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए कि जो थोड़ा कम है, जो सर्वोत्तम से थोड़ा नीचे है, वो आपका बेस्ट नहीं है, तो वो भी आपका बेस्ट हो सकता है। तो ये इनकी अप्रोच है। इसके अलावा इन्होंने 158 देशों का संविधानों का अध्ययन किया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कुछ बातें बोली, जैसे कि शासन के बारे में इनकी जो अप्रोच है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि जो मोनार्की है वहां पे क्या होता है, आपका एक व्यक्ति का शासन होता है, यानी वहां पे केवल एक ही व्यक्ति आपका रूल करता है। तो यहाँ पे 1 पर्सन रूल करता है, जिसको आप मोनार्की या आपका राजतंत्र कहते हैं। तो ये आपका सर्वोच्च गुण अरस्तु ने इसको माना है। तो राजतंत्र जो है एक व्यक्ति, लेकिन जब इसका विकृत रूप आता है, यानी इसका भ्रष्ट रूप आता है, ये तो इसका अच्छा वाला रूप है, इसका सर्वोच्च रूप है, लेकिन जब इसका गंदा वाला रूप आता है, इसको आप तानाशाही कहते हैं, जो कि बल स्वार्थ पे आपका आधारित होता है, जहाँ पे राजा जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। तो अच्छा वाला शासन है क्या, राजतंत्र, जिसको आप मोनार्की। इसका विपरीत रूप है क्या, तानाशाही। फिर दूसरा वाला शासन आता है आपका कुछ लोगों का शासन। आपने एलिट थ्योरी पढ़ी होगी, जहाँ पे बोलते हैं कि अभिजात वर्ग का जो शासन, जिसमें आपने पढ़ा होगा पैरेटो, मॉस्का और मिशेल्स के बारे में। तो अभिजात वर्ग मतलब फ्यू पीपल्स का शासन। तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी इसको कहा जाता है। तो जब तक ये सद्गुण और धन अच्छे से उपयोग हो रहा है, उस पे आधारित है, सद्गुण पे आधारित है, भ्रष्टाचार आपका नहीं हो रहा है, कुछ लोग शासन कर रहे हैं लेकिन अच्छे से शासन कर रहे हैं, वो आपका अच्छा रूप माना जाता है। लेकिन जब ये शासन आपका इसका विकृत रूप की बात करें, तो उसको ओलिगार्की, यानी आपका धनकुलीन तंत्र, जो कि धन के लालच पे आपका और भ्रष्टाचार पे आधारित हो, तो ये आपका गंदा वाला रूप है किसका, कुछ लोगों का शासन का, जिसको आप एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। फिर आता है भीड़ तंत्र, यानी बहुत सारे लोगों का शासन, जिसको आप पॉलिटी कहते हैं। और यहाँ पे पॉलिटी की जब बात की जाती है, तो मध्यम वर्ग की सत्ता, यानी जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जिसमें कि आपकी बहुत सारी पॉपुलेशन आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पे इसको अनेकों का शासन इन्होंने बताया है। तो इसका विकृत फॉर्म जो होगा, जो गंदा वाला रूप होगा, वो क्या होगा, आपका लोकतंत्र, जहाँ पे गरीबों की सत्ता, समानता का सिद्धांत, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने तीन अच्छे चीज बताई है, और इसका बुरा इन्होंने हर चीज का बताया। तो 6 इसके मूल रूप इन्होंने आपका बताया है एरिस्टोटल ने, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पॉलिटी, जो बोलते हैं कि सरकार का सर्वोत्तम रूप है। पॉलिटी को उन्होंने सबसे बेस्ट माना है, और बोलते हैं क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे मध्यम वर्ग आपका शासन करता है। मध्यम वर्ग से आपका बहुत सारा जो लोग होते हैं, बहुत सारे पीपल्स जो होते हैं, यहीं से आपका बिलोंग करते हैं। तो कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, तो पॉलिटी आपका सबसे बेस्ट होगा। समाज का सबसे बड़ा वर्ग यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है, स्थिरता सुनिश्चित करता है, और स्वतंत्रता, संस्कृति, संपत्ति के साथ साथ आपका मात्रात्मक और संख्यात्मक श्रेष्ठता द्वारा सरकार। तो कुलीन तंत्र और लोकतांत्रिक तत्वों का यहाँ पे दोनों का आपका मिश्रण पाया जाता है पॉलिटी में, ओके, जिसमें कि कुलीन तंत्र और लोकतंत्र दोनों के आपके गुण होते हैं। तो जब हम बात करें पॉलिटी की, तो इसमें आपका क्या क्या होगा, पॉलिटी में कुलीन तंत्र और जो लोकतंत्र का मार्ग होगा, इसका बीच का जो मार्ग होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच, यानी कुलीन तंत्र और डेमोक्रेसी के बीच आपका क्या आएगा, पॉलिटी आएगा इन दोनों के बीच। तो एक तरफ है कुलीन तंत्र, दूसरी तरफ है क्या, आपका लोकतंत्र। इन दोनों के बीच है होगा आपका पॉलिटी, जो कि मिडिल क्लास का रूल होगा, मध्यम वर्ग का आपका शासन होगा। तो लोकतंत्र का उदार रूप, न बहुमत से शासन, न आपका अल्पसंख्यक से शासन। तो हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी थ्योरी है, उन्होंने किस किस बारे में आपका इसमें बताया है। तो यह मीन, मध्यम या मॉडरेशन के सिद्धांत या व्यवहारिक राजनीति के मध्य मार्ग का प्रतीक है, कौन, पॉलिटी।
इसके अलावा इनकी नागरिकता की थ्योरी यानी सिटीजनशिप की जो थ्योरी है वो भी आपकी काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो नागरिकता है आपकी वो क्या होनी चाहिए, ड्यूटी पे बेस्ड होनी चाहिए, वो आपके कर्तव्य पे बेस्ड होनी चाहिए, वो आपके उत्तरदायित्व पे बेस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भारत में निवास कर रहे हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, भले ही आपका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, राज्य के मामलों में आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो आप भारत के नागरिक नहीं है। तो ये बोलते हैं कि नागरिकता हमेशा क्या होनी चाहिए, आपका कर्तव्य और उत्तरदायित्व पे बेस्ड होना चाहिए। तो राज्य के मामलों में भाग लेने का कर्तव्य, पार्टिसिपेशन करने का कर्तव्य ही आपका क्या है, नागरिकता है। बोलते हैं कि केवल निवास करना आपकी नागरिकता नहीं है। इन्होंने बोला कि महिलाएं हैं, जो वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं और गुलाम है, ये आपके नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो महिलाओं को इन्होंने नागरिक नहीं माना है। किसने, एरिस्टोटल ने पुरुषों से कमतर और परिवार तक की महिलाओं का जो रोल होता है वो बोलते हैं कि ये आपका सीमित होता है। और वृद्ध लोग इसलिए नागरिक नहीं होते क्योंकि वो अस्वस्थ होते हैं और वो अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं, इस कारण से हम उनको नागरिक नहीं मान सकते हैं। और बच्चे जो कि आपके अपरिपक्व होते हैं, आपके बहुत कम एज के हैं, वो कुछ अच्छा बुरा नहीं जानते हैं, इसलिए वो आपके सिटीजन नहीं हो सकते। गुलाम, जो दास होते हैं आपका, जो स्लेव होते हैं, उसमें आपका तर्क करने की क्षमता नहीं होती है, इस कारण से वो आपके नागरिक नहीं है। तो अरस्तु ने आपका नागरिकता को ड्यूटी पे बेस्ड माना है। अगर आप राज्य के कामों में अपना दायित्व निभाते हैं तभी आप क्या है, नागरिक है किसी देश के। महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, गुलाम आपके नागरिक नहीं होते। तो योग्य नागरिक आपका कौन होगा, केवल संपत्ति रखने वाले प्राकृतिक पैदा हुए वयस्क पुरुष ही आपके क्या होंगे, नागरिक होंगे, जो कि राज्य के मामलों में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, अपने कर्तव्य निभाते हैं, राज्य के मामलों में आपका पार्टिसिपेशन करते हैं, वही आपके सिटीजन होंगे। फिर आता है आपका गुलामी का सिद्धांत, प्राकृतिक और उपयोगी। तो कार्यात्मक दृष्टिकोण, तो गुलामी का सिद्धांत इनका काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि दो प्रकार के गुलाम होते हैं आपके। एक तो कानून द्वारा, यानी युद्ध में बंदी बनाए गए गुलाम। अगर किसी देश ने किसी देश के साथ आपका कोई वॉर लड़ा है, कोई युद्ध लड़ा है, और ये देश क्या है आपका, युद्ध जीत लेता है, और इसने क्या किया, आपका इस देश के जो हारा हुआ देश है उसके बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाया, उसके बहुत सारे, जिसको आप प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं। तो ये आपका कानून द्वारा युद्ध बनती है, जो कि आपके गुलाम है। इसके अलावा प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा आपका कौन से लोग गुलाम हो सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा बात करते हैं, मानसिक रूप से मजबूत शासक है, आपका स्वामी है, संयम है, उसमें साहस है। तो ये इम्पोर्टेंट है। शारीरिक रूप से मजबूत जो है आपका उत्पादन गुलाम, और निर्णय लेने की उसमें क्षमता नहीं है। जो शारीरिक रूप से तो मजबूत है लेकिन उसमें निर्णय लेने की आपकी क्षमता नहीं है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी आपकी थ्योरी है। इसके अलावा गुलामों के लिए उपयोगी है आपका अच्छे स्वामी की संगत में सद्गुणों का विकास करना, यानी गुलाम हमेशा जो है आपके अच्छे स्वामी के नियंत्रण में होंगे, अच्छे लोगों के पास होने चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि अच्छे शासकों के अंतर्गत ही गुलाम जो है आपके होने चाहिए। फिर बोलते हैं स्वामियों के लिए लाभ होगा, और लंबे समय तक शारीरिक काम दास करते हैं, लेकिन शासक को राज्य के मामलों में समय के लिए समय मिलता है। जब आपका जो मजबूत लोग होंगे वो आपका काम करेंगे तो शासक इन सबसे फ्री रहेगा। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। बोलते हैं कि गुलामी आपकी क्यों उपयोगी है, तो इन्होंने 3 कारण बताए। एक तो गुलामों के लिए उपयोगी है क्योंकि उनमें सद्गुणों का विकास होता है, वो अच्छे शासक के कंट्रोल में आपके रहेंगे, उनकी संगत में रहेंगे, तो उनके अंदर भी अच्छे शासक के जो सद्गुण है वो आएंगे। दूसरे बोलते हैं कि स्वामियों के लिए लाभ, तो जो गुलाम है आपका, उनसे आपका क्या होगा, उनके जो स्वामी है, जो उनके जो मालिक है, उनके लिए लाभ होगा क्योंकि वो शारीरिक रूप से मजबूत है और बहुत सारा काम कर सकते हैं। तीसरा बोलते हैं कि स्वामी द्वारा अच्छा व्यवहार, आचरण, सद्गुण विकसित करने पे उन्हें लास्ट में मुक्त प्रदान की जानी चाहिए, यानी मुक्ति दे दी जानी चाहिए। फिर संपत्ति का सिद्धांत, तो प्लेटो की साम्यवाद की आलोचना करते हैं। प्लेटो जहाँ पे साम्यवाद में बोलते हैं कि जो आपका
जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उस पे केवल किसका हक होगा? उत्पादक वर्ग का। जो आपका शासक वर्ग और सैनिक वर्ग होगा, उसकी कोई संपत्ति नहीं होगी, उसका कोई परिवार नहीं होगा, पूरा देश उसकी संपत्ति होगी, पूरे राष्ट्र के लोग उसका परिवार होंगे। और संपत्ति किसकी होगी? आपकी जो उत्पादक वर्ग है, जो आपका समाज के लिए उत्पादन करता है। तो सामान्य स्वामित्व, सामान्य उपयोग को इन्होंने गलत किया है, इन्होंने इसको नकारा है। फिर सामान्य स्वामित्व व्यक्तिगत उपयोग को भी नहीं, तो व्यक्तिगत स्वामित्व या सामान्य उपयोग की बात करते हैं। बोलते हैं कि आपकी निजी संपत्ति होनी चाहिए, चाहे आप शासक है, चाहे आप कुछ भी है। तो निजी संपत्ति क्या करती है? हमेशा आपको प्रेरणा देती है, हमेशा मोटिवेशन देती है, हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, आत्मसम्मान देती है, उत्पादकता। आपने जनरली देखा होगा कि जो इंसान है आपका कुछ भी काम करता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, जब मोटिवेशन आपका रहता है आपको कुछ करना है अपने समाज परिवार के लिए, अगर आपके पास समाज परिवार ये कुछ होगा ही नहीं तो आप किसके लिए संपत्ति करोगे? आपके अंदर मोटिवेशन वैसे ही आपका खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये बात करते हैं। तो संपत्ति जो है लोगों के बीच असमानता पैदा कर सकती है और आय का कुछ हिस्सा राज्य को दे दे ताकि गरीबों की देखभाल हो सके। अत्यधिक धन जमा करने के खिलाफ थे अरस्तु। बोलते हैं कि अगर हमने बोला कि संपत्ति को लेके असमानता पैदा हो सकती है, लेकिन क्या करना चाहिए? जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उसको कुछ संपत्ति को दान कर देना चाहिए राज्य को, जिससे कि जो कम जिनके पास संपत्ति नहीं है हम उनकी सेवा कर सके। तो यहाँ पे बोलते हैं कि समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार पे उनका जो न्याय है वो आपका संबंधित है। ये आपने पढ़ा होगा, कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बोलते हैं न्याय की अवधारणा। तो राजनीति के क्षेत्र में अच्छाई न्याय है, तो आनुपातिक जो न्याय है उसकी बात करते हैं कौन? अरस्तु। प्रोपोर्शनल जस्टिस की बात कौन करते हैं? अरस्तु। तो बोला जाता है कि आनुपातिक न्याय किसका कॉन्सेप्ट है? तो ये है आपका अरस्तु का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इन्होंने 3 तरह के न्याय की बात की है। पहला है वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इसमें बोलते हैं कि विधायिका से संबंधित ये आपका होना चाहिए और योग्यता के अनुसार सम्मान और धन का आपका आवंटन होना चाहिए। फिर बोलते हैं कि दंड देने वाला यानी सुधारात्मक न्याय। तो न्यायपालिका से संबंधित है आपका दंड देने वाला न्याय। यहाँ पे क्या होता है? सत्ता, नुकसान का भुगतान और पूरी बहाली। तीसरा है आपका कम्युनिकेटिव जस्टिस, जो कि आपका संचारी, जो कि आपका न्यायपालिका से ही संबंधित है और स्वैच्छिक लेन देन का विनिमय, वस्तु और सेवाओं की पूर्ण समानता। तो यहाँ पे 3 तरह के न्याय की बात करते हैं अरस्तु अपने आनुपातिक न्याय का जो उनका सिद्धांत है उसमें। पहले बोलते हैं वितरणात्मक न्याय, जो कि विधायिका से संबंधित है, जहाँ पे आपका जो आपके पास जो भी चीजें हैं उसका बंटवारा, आपका सम्मान और आवंटन। फिर आता है दंडात्मक न्याय, ये आपका इम्पोर्टेंट है और संचारी। सिंपल सा आपको दे दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव और ट्रिब्यूटिव और कम्युनिकेटिव ये कॉन्सेप्ट किसके हैं? तो ये है आपका अरस्तु का। तो समानता का सिद्धांत और मेरिटोक्रेसी ये बोलते हैं कि आपका समान रूप से समानता का व्यवहार करना, असमान रूप से असमानता। जो समान है उसके साथ आपको समानता का व्यवहार करना है, जो असमान है उसके साथ असमान का व्यवहार करना है। ये कथन आपका बहुत बार आपका पूछा जाता है। ये किसका है? अरस्तु का है। इसके बारे में हम कल की वीडियो में आपका डिटेल से पढ़ेंगे। जिनके पास शक्ति और साहस है वो क्या है? आपके स्वामी है। और बोलते हैं कि जिनमें इसकी कमी है वो आपके गुलाम है। जिसके पास शक्ति नहीं है, साहस नहीं है, वो क्या है? गुलाम है। स्वामी और दास दोनों को समान माना जाना हमेशा क्या होगा? अन्याय होगा। और हम स्वामी और दास को आपका एक समान नहीं मान सकते हैं। फिर आता है क्रांति का मूल कारण। तो क्रांति भी इनकी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है। तो क्रांति का सिद्धांत भी अरस्तु ने दिया था। तो बोलते हैं कि क्रांति आपकी क्यों होती है? तो सबसे पहले अगर हम क्रांति की बात करें, रेवोल्यूशन की बात करें, वो क्यों होता है? तो अगर हमें समाज में कोई सा भी परिवर्तन लाना होता है तो उसके लिए आपकी क्रांति होती है, उसके लिए आपका क्रांति करनी पड़ती है। जैसे कि आपको राजतंत्र से क्या करना है? एक संविधान बनाना है। तो वहां पे आपको बहुत सारी क्रांति करनी पड़ेगी, बहुत सारा रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, बहुत सारा विद्रोह करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा नेपाल में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। पहले वहां पे राजतंत्र चलता था, फिर धीरे धीरे वहां पे संविधान अडॉप्ट किया तो बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, बहुत सारा क्रांति हुआ। तो कोई भी छोटा या बड़ा परिवर्तन हमेशा क्या करता है? क्रांति को जन्म देता है। तो ये उन्होंने बोला
फिर बोला कि शांतिपूर्ण या हिंसक रूप से भी क्रांति हो सकती है। तो अरस्तु एक रूढ़िवादी है जो परिवर्तन पे स्थिरता को पसंद करते हैं। तो ये हमेशा स्थिरता को पसंद करते हैं, रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव है आपका अरस्तु। असमानता की भावना के कारण भी, अनइक्वालिटी के कारण भी आपका रेवोल्यूशन हो सकता है। लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही है, समाज में असमानता है, कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, इस कारण से आपका क्रांति हो सकती है। फिर आता है शासक वर्ग के बीच भ्रष्टाचार। देश में आपका करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार कर रही है सरकार, तो आम जनता लोग उनके खिलाफ खड़े होते हैं, इस कारण से भी आपकी क्रांति होती है। विदेशियों का बहुत अधिक आगमन। अगर आपके देश में बहुत ज्यादा विदेशी आ रहे हैं, जैसे कि आपका जब भारत गुलाम था तब आपका अंग्रेज लोग यहाँ आते थे, तो भारतीयों में वो आक्रोश आता था, वो विद्रोह करने का उनके अंदर वो जुनून आता था। तो इस कारण भी आपकी क्रांति हो सकती है। तो क्रांति के कुछ कारण है, जैसे कि कोई भी छोटा या बड़ा परिवर्तन आपको लाना है तो उसके लिए आपकी क्रांति होती है। असमानता है, उसके लिए आपकी क्रांति होती है। और भ्रष्टाचार है देश में, तो इसके लिए आपकी क्रांति होती है। आपके देश में बहुत सारे विदेशी आ रहे हैं, आपका रोजगार छीन रहे हैं और वहां पे विदेशियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, आपके संसाधन छीन रहे हैं, अपने देश ले जा रहे हैं, इसके लिए आपकी क्रांति हो सकती है। तो अरस्तु ने क्रांति को कभी बल नहीं दिया, उन्होंने क्रांति के बारे में कभी नहीं बोला, क्योंकि वो एक रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी आपको पता होगा कि रूढ़िवादी जो लोग होते हैं वो आपके क्या करते हैं, क्रांति को पसंद नहीं करते हैं, बदलाव को पसंद नहीं करते हैं। तो इन्होंने बोला कि क्रांति रोकने के कुछ समाधान क्या है आपका। तो अगर आपको ये देखना है कि मेरे देश में कोई क्रांति ना हो, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं आपकी, जैसे कि परिवर्तन अपरिहार्य है, इसे आपको प्रतिबंधित करना होगा। आपको कोई परिवर्तन होने से रोकना होगा। आप नहीं चाहते कि राजतंत्र से संविधान आए, तो आपको इस पे प्रतिबंध लगाना होगा, अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करना होगा और आपको लोगों में अन्याय की भावना ना हो। तो आपने ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई समाज में असमानता ना हो, कोई अन्याय ना हो, सबके बीच सोशल बैलेंस आपका बना रहे। भ्रष्टाचार पे आपको सख्त नियंत्रण रखना हो। राज्य के अंदर बाहर आपको विदेश के लोगों को अपने देश में नहीं आने देना हो, तो इसलिए आप क्रांति को रोक सकते हैं। तो अरस्तु आपका क्रांति इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी आपका बदलाव को पसंद नहीं करता है। फिर आता है अरस्तु की विरासत, महत्वपूर्ण टिप्पणियां। अगर अरस्तु के बारे में हम देखें तो किसने बोला कि अरस्तु सभी प्लेटोनिस्टों में सबसे महान है। तो ये कथन आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसने बोला अरस्तु सभी प्लेटोनिस्टों में सबसे महान है। तो ये फॉस्टर का कथन है। फिर आता है राजनीतिक दर्शन का एक व्यवस्थित अध्ययन है, बल्कि सरकार की कलापा 3 ग्रंथ, ये गैटेल का कथन है। फिर आता है अरस्तु की गुलामी की अवधारणा, तथ्यों के निस्वार्थ अवलोकन से कटौती की तुलना में एक आवश्यकता का अधिक औचित्य है। ये भी किसका है, बार्कर का है। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट कथन है। तो अरस्तु के कुछ शब्द है, जैसे कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, इसके लिए आपका वो बोलते हैं कि अगर हम देखें कि ऑर्डर वाइज, तो मनुष्य पहले है, तार्किक रूप से देखें तो आपका राज्य पहले है। तो राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए जारी रहता है, और राज्य सभी संघों में आपका सर्वोच्च है। राज्य सबसे बड़ा है, सबसे सर्वोच्च है, ये भी अरस्तु का कथन है। फिर बोलते हैं कि समान रूप से समानता के व्यवहार करना, यानी जो समान है आपका यानी सिंपल सा मतलब कि समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार करना, ये आपका अरस्तु का कथन है। और क्रांति आवेग के बिना एक कारण है, तो ये अरस्तु का कथन है। तो अरस्तु के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि अरस्तु का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर उनके सरकार, उसके रूप, राज्य का जैविक विकास, ये हम सब आपका कल पढ़ेंगे। जैसे कि इनकी दास्ता की थ्योरी क्या थी, क्रांति के कारण, उनका न्याय का सिद्धांत आपका बहुत बार आपका पूछा जाता है। तो कुछ और देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं एक बार इसका पूरा। तो जो हमने पढ़ा उसका हम रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि अरस्तु के बारे में राजनीति विज्ञान के आपके जनक कहे जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ग्रीक थिंकर है आपके, और 384 से 322 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड रहा है। 158 देशों के संविधान का इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है, इस कारण से उनको क्या कहा जाता है, तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है।
तो तुलनात्मक राजनीति जो कि बाद में आपका एक सेपरेट सब्जेक्ट बनता है। ओके, फिर आता है प्लेटो के एक प्रसिद्ध शिष्य थे, और प्लेटो के प्रसिद्ध शिष्य होने के कारण ही प्लेटो के आपके सबसे बड़े आलोचक भी कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं, जिन्होंने अपने गुरु को भी आपका क्रिटिसाइज किया, सबसे ज्यादा आलोचित किया। इसके अलावा सिकंदर महान के गुरु भी थे। इसके अलावा इन्होंने रूढ़िवादी विचारक थे और हमेशा परिवर्तन को आपका पसंद नहीं करते थे, स्थिरता को यानी स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते थे कि स्थिरता होनी चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आता है स्वर्णिम माध्य यानी मध्यम मार्ग का इन्होंने हमेशा अनुसरण किया। बोला कि किसी भी चीज की जो अति है वो आपका कभी भी अच्छी नहीं होती है, और किसी भी चीज की जो कमी है वो भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो हमेशा मध्यम मार्ग में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार गोल्डन मीन ही आपका गोल्डन रूल है। तो अत्यधिक परिवर्तन राज्य को नष्ट कर देता है, और जो अत्यधिक परिवर्तन है वो आपका राज्य को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और जो कमी है, जो स्पीड है आपका, तो सबसे कमी है, आपको पता होगा कि बोला जाता है कि जो पानी है वो भी एक ही जगह पे रहे तो वो भी सड़ जाता है, इस तरह से पता नहीं। तो संतुलन और संयम अस्तित्व और नैतिक पूर्णता आपका सुनिश्चित करते हैं, इसलिए आपको हमेशा बीच का आपका मार्ग अपनाना चाहिए। अरस्तु पर प्लेटो का प्रभाव और विज्ञान दर्शन, इनके पिता थे कौन? मैसेडोन के चिकित्सक, और पिता से बहुत प्रभावित थे, निकोमेनियन उनका नाम था। वहीं से उनको विश्लेषणात्मक, आगमनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने पिता से प्राप्त हुआ, और राज्य की तुलना एक जीवित जीव से की। तो इन्होंने राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी आपका दी है, बोला है कि राज्य भी आपका एक जीवित जीव है। प्लेटो का प्रभाव इन पर पड़ा। अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में सबसे बड़े थे, ये इनका एक प्रसिद्ध, ये किसी का इनके बारे में प्रसिद्ध कथन है आपका। अगर प्लेटो और अरस्तु में अंतर देखें तो ये हमने देखा था कि प्लेटो कल्पनावादी है, पूर्णतावादी है, अरस्तु आपका व्यवहारवादी है, यथार्थ पे बल देते हैं, और आमूल परिवर्तन और अतिवादी है। प्लेटो बोलते हैं कि हाँ ये एक्सट्रीम होना चाहिए आपका, प्लेटो अरस्तु बोलते हैं नहीं नहीं आपका बीच का मार्ग अच्छा है, मिडिल पाथ आपका अच्छा है। निगमनात्मक दृष्टिकोण, यहाँ पे ये आगमनात्मक दृष्टिकोण। तो इनकी ये बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है, निकोमेनियन एथिक्स। फिर आया मेटाफिजिक्स, फिर है राजनीति पॉलिटिक्स। तो इसके अलावा इनका जो सिद्धांत है राज्य का, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। कानून का शासन भी इनका इम्पोर्टेंट है। तो कानून के बारे में इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि कानून जुनून के बिना एक तर्क है, शासकों द्वारा सत्ता के मनमाने दुरुपयोग से लोगों की रक्षा करता है। तो दार्शनिक राजा के ऊपर आपका कानून होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, और जो राजा है उसको कानून का आपका सेवक होना चाहिए, उसको कानून का पालन करता होना चाहिए। संविधान का सिद्धांत इनका काफी इम्पोर्टेंट है, सामान्य हित कानून की, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो सरकार के 6 रूपों के बारे में बताते हैं। 3 रूप आपके सामान्य है, और 3 रूप विकृत है, मतलब गंदे है, भ्रष्ट है, इस तरह से। एक व्यक्ति होगा तो राजतंत्र, या अगर इसका कुरूप की बात करें यानी इसका विकृत रूप, तो वो आपका तानाशाही होगा। कुछ लोग होंगे तो अभिजात वर्ग, लेकिन इसका विपरीत रूप होगा वो कुलीन तंत्र, और पॉलिटी का विपरीत रूप होगा लोकतंत्र। तो जो कुलीन तंत्र है और पॉलिटी के बीच आता है, लोकतंत्र है उसके बीच आता है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी सरकार का सर्वोत्तम रूप है, किसके बीच आता है? कुलीन तंत्र और आपका लोकतंत्र के बीच। तो ये इनके थ्योरी है, इसके बारे में बोलते हैं कि कौन नागरिक होने चाहिए, नागरिकता किस पे बेस्ड होनी चाहिए? आपकी कर्तव्य पे बेस्ड होनी चाहिए। ओके, महिलाओं को, आपका बच्चों को और वृद्ध लोग को इन्होंने आपका नागरिक नहीं माना। तो 2 तरह से गुलामी की बात करते हैं, एक तो आपके युद्ध बंदी हो गए, एक तो प्राकृतिक रूप से 2 दास बनाए गए हैं जिनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वो आपके प्राकृतिक रूप से आपके गुलाम है, स्लेव है। और शासक और दास के बारे में अंतर बोलते हैं कि शासक जो है मानसिक रूप से मजबूत है, संयम, साहसी है, लेकिन जो दास है वो शारीरिक रूप से मजबूत है, उसमें शारीरिक बल ज्यादा है और मानसिक रूप से उसमें कोई भी क्षमता नहीं है। ओके, तो प्लेटो की साम्यवाद की आलोचना भी इन्होंने की है। फिर इनका जो न्याय की अवधारणा है वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो न्याय वाला टॉपिक है वहां पे ये आपका पूछा जाता है कि वितरणात्मक न्याय, दंड देने वाला न्याय और संचारी न्याय किसका है, तो ये इन्हीं का है।
समान रूप से समानता का व्यवहार करना, असमान रूप से असमानता का व्यवहार करना किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। क्रांति क्यों होती है आपकी? तो क्रांति को रोकने के लिए कुछ समाधान आपका बताते हैं। तो ये हमने देखा एरिस्टोटल के बारे में। तो कल से हम इनके एक एक थ्योरी जैसे कि कानून का शासन क्या है, आपका गुलामी कितनी प्रकार की होती है, गुलामी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों उपयोगी माना है अरस्तु ने गुलामी को, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्रांति क्यों इम्पोर्टेंट है, क्रांति को क्यों रोकना है, इनका कुछ कथन उनके बारे में पढ़ेंगे। और उनकी बहुत सारी बुक है, तो इनकी जो बुक्स है उन पे मैंने यूट्यूब पे एक सेपरेट सेशन दिया हुआ था, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट में अपना फीडबैक आप दे सकते हैं, अगर कुछ गलत आपको लगा होगा तो आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना।